हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से फाइटर 1.0 बैच में, जहां पर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया कि फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की संरचना और बनावट क्या है और उनमें कैसे करके गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस के अलावा हम लोगों ने मेस्ट्रुअल साइकिल को लास्ट लेक्चर में फिनिश करा था। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है निषेचन या फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, अंतर रोपण। शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का कहना क्या पड़ रहा है कि स्त्री एवं पुरुष के संभोग के दौरान शिश्न द्वारा, पीनस द्वारा वीर्य को, सीमेन को स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है। आप जानते हैं कि योनि के बाद वाला भाग कौन सा है? सर्विक्स है। सर्विक्स के बाद क्या है? गर्भाशय है। यहां पर आप देखें, यानी वीर्य सेचन होता है कि परिभाषा क्या निकल के आई कि वीर्य का या शुक्राणुओं का मादा जनन मार्ग में छोड़ा जाना, वो क्या कहलाता है? वीर्य सेचन या इंसमाइनेशन कहलाता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से कैसे तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर कहां? गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। ये मिल गया। ग्रीवा से होते हुए कहां जा रहे हैं? गर्भाशय में जा रहे हैं। और अंततः कहां जा रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि आप जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में ही अंडा रखा हुआ है, अंडाणु रखा हुआ है। कौन से क्षेत्र में? फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका या एम्पुला रीजन में रखा है। कौन से रीजन में रखा है? तुम्बिका या एम्पुला क्षेत्र तक पहुंचते हैं और इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी एम्पुला क्षेत्र तक पहुंच जाता है और यहीं पर लिखा है जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो कोई आपसे पूछे निषेचन कहां होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कहां होता है? एम्पुला रीजन में। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में कहां पहुंच जाए? एम्पुला क्षेत्र को। यही कारण है जिससे कि सभी संभोग क्रिया निषेचन व सगर्भता स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब दोनों का एक साथ उस जगह पे पहुंचना जरूरी है। आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या है? अंडाणु है, जो किस अवस्था में है? सेकेंडरी oocyte स्टेज में है। और इसके आसपास अकोशिकीय परत कौन सी है? ज़ोना पेल्सुडा है। और कोशिकीय परत कौन सी है? कोरोना रेडिएटा है। ठीक है। और यहां पर अंडे और ज़ोना पेल्सुडा के बीच में क्या है? पेरीविटेलाइन स्पेस है, परिपीतक अवकाश है। आगे देखते हैं। अंडा जब मुक्त होता है तो इस अवस्था में होता है और अगर शुक्राणु को निषेचन करना है तो सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को हटाना होगा, फिर ज़ोना पेल्सुडा को हटाना होगा, तब जाकर के वो सेकेंडरी oocyte के संपर्क में आएगा। तो कोरोना रेडिएटा को हटाने के लिए वो इस्तेमाल करता है किसका? हाइयालुरोनिडेज एंजाइम का, क्योंकि कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं जो है वो हाइयालुरोनिक अम्ल की सहायता से जुड़ी होती है। दूसरा, ज़ोना पेल्सुडा को हटाने के लिए वो इस्तेमाल करता है किसका? ज़ोना लाइसिन का। नामों को आप भले भूल जाइएगा क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा डायरेक्ट जिक्र कहीं नहीं है। कि शुक्राणु के साथ साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण, ये रहा, ज़ोना पेल्सुडा स्तर के संपर्क में आता है। कोरोना रेडिएटा का फिलहाल उन्होंने वहां जिक्र नहीं करा, लेकिन डायग्राम में जिक्र है तो आप याद रखिएगा। और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। यहां पर एक रिएक्शन होती है जिसे कॉर्टिकल रिएक्शन कहा जाता है और कॉर्टिकल रिएक्शन के पश्चात वहां पर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है और उस मेम्ब्रेन के बनते से ही दूसरे शुक्राणुओं का प्रवेश निषेध हो जाता है। फिर कोई दूसरा शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु क्या कर सके? निषेचित कर सकता है। अगर पिंडक, आप याद रखिएगा, ये जितने भी एंजाइम का जिक्र हम लोगों ने करा वो सारे के सारे एंजाइम कहां से आते हैं? एक्रोसोम से आते हैं। पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु की कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। यह द्वितीयक अंडक, यह रहा सेकेंडरी oocyte के अर्धसूत्री विभाजन को भी प्रेरित करता है। तो याद कीजिएगा, सेकेंडरी oocyte का विभाजन रुका हुआ था, लिखा भी था प्रीवियस लेक्चर में। कौन सी अवस्था में? मेटाफेज अवस्था में। तो वो डिवीजन क्या हो जाता है? पूरा। और सेकेंडरी oocyte बदल जाता है किसमें? ooted या ओवम में बदल जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। इससे क्या होगा? दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी
असमान होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, एक द्वितीयक ध्रुवीय पिंड बनेगा की रचना होती है और एक अगुणित अंडाणु डिंबाणु प्रसून या ऊटिड, ये लिखा है ना। स्पेलिंग देखें तो ये है, क्या बनता है, ऊटिड बनता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन या फ्यूजन हो जाता है, जिससे कि एक द्विगुणित क्या बनता है, युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है। अगुणित संरचना क्या थी, शुक्राणु, अगुणित संरचना क्या थी, अंडाणु, और दोनों मिल गए तो द्विगुणित क्या बन गया, जायगोट बन गया। की रचना होती है, एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। दोनों कैसे थे, अगुणित, और दोनों मिल गए तो क्या संरचना बनेगी, द्विगुणित, मतलब गुणसूत्र की संख्या कैसी होगी, 46 होगी। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसी चरण में शिशु के लिंग का निर्धारण भी हो जाता है, यानी लड़का या लड़की का होना निश्चित हो जाता है। इस चीज का जिक्र आप लोग जेनेटिक्स में भी करते हैं कि अगर एक्स एक्स बनेंगे तो वहां पर लड़की पैदा होगी, और अगर एक्स वाई होंगे तो वहां पर लड़का पैदा होगा। यही चीज यहां पे दिया गया है कि क्या आप जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्रों का स्वरूप क्या होता है, एक्स एक्स, तथा पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई। इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित अंडाणु में क्या होगा, एक एक्स लिंग गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुष युग्मकों में लिंग गुणसूत्र या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा। अगर पुरुष का एक्स स्त्री के एक्स से मिला तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, और एक लड़की पैदा होगी, और अगर पुरुष का वाई मिलेगा किससे, स्त्री के एक्स से, तो एक लड़का पैदा होगा। ठीक है, इसलिए 50% शुक्राणु में एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% में क्या है, वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात जायगोट में या तो XX होगा या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन अंडाणु को निषेचित करता है। अगर X वाला करेगा तो वहां पे क्या बनेगा, XX, और अगर Y वाला करेगा तो क्या बनेगा, XY। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जिस जायगोट में XX गुणसूत्र होंगे वह एक मादा शिशु लड़की के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु या लड़के के रूप में विकसित होगा। आप गुणसूत्र प्रतिमानों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी अध्याय 4 में सीख चुके होंगे, उसको हटा देते हैं, आगे पढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन, विजलन, इसको ध्यान दीजिएगा कि जायगोट हमारी कैसी संरचना है, जायगोट हमारी एकल कोशिका संरचना है। वो कितनी कोशिका है, एक कोशिका है। जायगोट क्या है, एक कोशिका है। लेकिन अगर आप अपने शरीर को देखें, क्या वो एक कोशिकीय नहीं है, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो ये बहुत सारी कोशिकाएं कैसे बनी हुई, कहीं ना कहीं इस जायगोट में क्या हुए होंगे, विभाजन, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। जब इनमें विभाजन होता है तब कोशिकाओं की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे 1 से कितनी हो गई, 2, आगे जाकर 2 से कितनी हो जाएंगी, 4। लेकिन आप यहां पे गौर से देख पा रहे हैं कि कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल जायगोट का साइज कैसा है, वैसा का वैसा ही है। क्लीवेज की यही खासियत होती है कि कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन ओवरऑल जो भ्रूण होता है उसका आकार कांस्टेंट रहता है। तो 1 से 2, 2 से 4, तो इन जायगोट में होने वाले इन समसूत्री विभाजनों को क्या कहा जाता है, क्लीवेज या विदलन कहा जाता है। की शुरुआत तब हो जाती है जब जायगोट अंडवाहिनी के स्थमक से कहां, गर्भाशय की ओर बढ़ता है। ये देखिए, ये डायग्राम एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक अंडाणु कौन सी स्टेज में होगा, सेकेंडरी स्टेज में। चूंकि आसपास कोशिकाएं हैं तो क्या होगा, फॉलिकल। अब फॉलिकल से मुक्त होकर आया है तो यहाँ पर अंडाणु सेकेंडरी साइट में, उसके आसपास क्या होगा, जोना पैचोटा, उसके आसपास क्या है, कोरोना रेडिटा। ये वो संरचना है जो निकल के आई। और ग्राफिन फॉलिकल का जो रह गया होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा क्या, कॉर्पस ल्यूटेम। जो मुक्त हुआ वो ये रहा, और इसमें शुक्राणु का प्रवेश हो रहा, मतलब क्या हो गया, वो जायगोट में बदल गया, मतलब एकल कोशिका। और आप देख रहे हैं 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। और एनसीईआरटी कहती है कि 8 से 16 सेल स्टेज को हम लोग कहते हैं तूतक या मॉड्यूला। 8 से 16 सेल स्टेज को क्या कहा जाता है, मॉड्यूला। और इसी चीज को एनसीईआरटी ने यहां दिखाया है
कि यहां देखेंगे तो फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल से क्या मुक्त होकर आया, अंडा, कौन सी स्टेज में है, सेकेंडरी साइड। क्या हुआ, निषेचन, जो ए बी सी डी लिखा ना, वो इसी चीज को जूम करके यहां लिखा है कि जैसे जैसे विभाजन होता जा रहा है अंडाणु, जो अब क्या बन चुका है, जायगोट, जायगोट अब क्या बन चुका है, भ्रूण, है ना, एक के बाद एक स्टेज बनती जा रही, वो भ्रूण जो है आगे भी बढ़ता जा रहा है। और 8 से 16 सेल स्टेज को हम लोगों ने क्या नाम दिया, 8 से 16 सेल स्टेज को बोला तूतक या मॉरूला। और उसके बाद वाली अवस्था को बोला जाता है कोरकपुटी या ब्लास्टोसिस्ट, जिसका डायग्राम दिया है यहां। मॉरूला एक ठोस गेंदनुमा संरचना होती है, जबकि ब्लास्टोसिस्ट में यहां पर एक कैविटी बनती है जिसे कहा जाता है ब्लास्टोसील। क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसील। और बाहर की तरफ जो कोशिकाएं व्यवस्थित हैं ये है ट्रोफोब्लास्ट। क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर की तरफ जो कोशिकाएं व्यवस्थित हैं इन्हें बोला जाता है आंतर कोशिका समूह या इनर सेल मास। ठीक है, जबकि यहां तक 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 या 16 में जो बदल रही हैं, तब हम उन जो कोशिकाएं हैं उन्हें कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर कहा जाता है उन्हें जो है। अगर आप गौर से पाएंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं कि धीमे धीमे करके इनमें वृद्धि भी होती जा रही है और साथ साथ में ये गर्भाशय की कैविटी में भी पहुंचता जा रहा है। गर्भाशय की कैविटी में क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि अगर इन्हें कुछ समय बाद न्यूट्रिशन नहीं मिला तो ये मर जाएगा। अब न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है कि मां के शरीर के साथ संयोजन किया जाए और प्लेसेंटा की सहायता से, अपरा की सहायता से क्या मिले, वहां पर पोषण मिले। ठीक है, इसी चीज को देख लेते हैं एक बार, क्या लिखा है थ्योरी में। क्लीवेज के दौरान क्या हो रहा है कि तब यह है कौन कौन सी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16 सेल स्टेज कोशिकाएं, जिन्हें कोशिकाओं को क्या नाम दिया गया, ब्लास्टोमियर, ये लिखा गया है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहा जाता है, कि रचना करता है। और 8 से 16 खंड, ये बहुत काम की चीज है, 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं, तूतक या मॉर्यूला कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। यह तूतक लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह कोरकपुटी या ब्लास्टोसिस्ट, मतलब अगर आपसे कोई सीक्वेंस पूछे तो क्या बनाएंगे, जायगोट, जायगोट के बाद क्लीवेज, क्लीवेज के बाद मॉरूला, मॉरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट के बाद होती है गैस्ट्रुला अवस्था। तो गैस्ट्रुला अवस्था भी आप याद रखेंगे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक ब्लास्टोसिस्ट में कोरक खंड बाहरी परत में, और बाहरी परत की जो कोशिकाओं की परत थी उसे क्या नाम दिया, ट्रोफोब्लास्ट कहा। एक कोरकपुटी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होती हैं जिन्हें पोस्ट कोरक या ट्रोफोब्लास्ट कहा। जो लेवलिंग अभी ऊपर करी थी आप उसको याद रखेंगे। कोशिकाओं के भीतरी समूह जो पोस्ट कोरक से जुड़े होते हैं उन्हें क्या नाम दिया, अंतर कोशिका समूह या इनर सेल मास। इस चीज का भी जिक्र अभी डायग्राम में किया। कहते हैं अब पोस्ट कोरक स्तर गर्भाशय अंतः स्तर, याद रखिएगा एंडोमीट्रियम, यहां किसी दूसरी परत का जिक्र नहीं है, यहां सबसे अंदरूनी परत का जिक्र है, से संलग्न हो जाता है और अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती हैं और कोरकपुटी को चारों तरफ से क्या कर लेती हैं, आवृत कर लेती हैं। और इस प्रकार से वो कोरकपुटी एक तरीके से समा जाता है किसमें, गर्भाशय की एंडोमीट्रियम। और इसी घटना को कहा जाता है अंतररोपण या इम्प्लांटेशन, जिसके परिणाम स्वरूप कोरकपुटी एंडोमीट्रियम में क्या हो जाता है, अंतः स्थापित हो जाता है। और इसे ही क्या कहते हैं, अंतररोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और बाद में यह प्रेगनेंसी का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, अब प्रेगनेंसी हो गई है तो प्रेगनेंसी में क्या क्या बदलाव हुए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है प्रेगनेंसी, सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन के भ्रूण में कैसे करके विकास हुआ। कि भ्रूण के अंतररोपण के पश्चात पोस्ट कोरक उंगली के समान, इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे, संरचनाएं उभरती हैं जिन्हें जरायु अंकुरक या अपरा रसांकुर, ये लिखा है यहाँ पे, कॉरियोनिक विलाई कहते हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भाशय ऊतक और
इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या दिख रहा है हमें। और मात्र रक्त से, मात्र मतलब मां से आच्छादित होते हैं। थोड़ी देर पहले इसी बात को कहा था कि जो भ्रूण है वो अपना पोषण खुद तो ले नहीं पा रहा है, तो ऐसे में वो भ्रूण निर्भर होगा किस पर, मां पर निर्भर होगा। जरायु अंकुरक, ये ऐसा कि यहां लिखा है, और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट, इंटरडिजिटेट का मतलब है वो एक दूसरे में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा यहां पर रक्त की मिक्सिंग कभी नहीं होती, दोनों का सेपरेशन रहता है बैरियर्स की सहायता से, उनमें ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। इंटरडिजिटेट हो जाते हैं और संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं, जिन्हें अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं ये जो है ये भ्रूण है, भ्रूण के आसपास जो है भरा हुआ है द्रव, मतलब पूरा भ्रूणीय परिवर्तन कहां होता है, द्रव के अंदर ही होता है। इसके अलावा यॉर्क सैक है, ये शुरुआत में पोषण देने का काम करती है। ये गर्भाशयी गुहा है, यहां पर आप देख रहे हैं वाहिनियों सहित नाभि रज्जु, अम्बिलिकल कॉर्ड है। इस कॉर्ड की सहायता से ही ये संरचना क्या है, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड वेसल्स हैं जो इस गर्भ तक या भ्रूण तक, अगर ऑर्गन फॉर्मेशन हो गया है तो इसे कहा जाएगा गर्भ, अगर ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं हुआ है अभी तक तब तक हम क्या कहेंगे, उसे भ्रूण कहेंगे। इस भ्रूण को या गर्भ को पोषण देने का काम कौन कर रही है, यहां पाई जाने वाली वाहिनियां। ठीक है, नेक्स्ट है अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति, मतलब अच्छी चीजें किसको दे रही है, गर्भ को दे रही है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड व भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित एक्सक्रीटरी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। मतलब जो भी लेना देना या विनिमय होगा वो सब इसी प्लेसेंटा की सहायता से ही होगा, को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह अपरा एक नाभि रज्जु, ये रही अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है क्या है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड। यह अपरा एक नाभि रज्जु अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने, जो भी अच्छी चीज होंगी वो अंदर लाई जाएंगी और जो बेकार चीजें होंगी वो बाहर मुक्त कर दी जाएंगी। आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। इनके अलावा यही अपरा या प्लेसेंटा जो है वो एंडोक्राइनल इन फंक्शन भी होता है। बोले ऐसा क्यों चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए जो गर्भाशयी भित्ति है उसको चौड़ा रहना जरूरी है, और गर्भाशयी भित्ति को चौड़ा कौन रखता है, प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन बनाना भी जरूरी है। गर्भाशय में थिकनेस करा कौन रहा, ईस्ट्रोजन, उसका होना भी जरूरी है। तो प्लेसेंटा इन हार्मोन्स को भी मुक्त करता है। लेकिन इनके अलावा प्लेसेंटा और भी हार्मोन्स को मुक्त करता है, जैसे कि HCG है, HPL है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है और अनेक हार्मोन जैसे कि मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, क्योंकि आप जानते हैं गोनेडोट्रोपिन ही होंगे जिनके प्रभाव में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण हो रहा था। और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या HCG, मानव अपरा लैक्टोजन जिसे कहते हैं HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आदि उत्पादित करता है। प्रेगनेंसी के उत्तरार्ध मतलब बाद वाली अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सन नामक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नामक एक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि HCG, HPL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल प्रेगनेंसी की स्थिति में उत्पादित होते हैं। यहां पर सुनिएगा किस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि बताइए कौन सा हार्मोन जो है वो फीमेल में सिर्फ प्रेगनेंसी में रिलीज किए जाते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं। अब बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि फीमेल में कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, तो वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को भी शामिल कर लेते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो नॉर्मल फीमेल में भी स्रावित होती हैं, प्रेगनेंसी की जरूरत है नहीं। प्रेगनेंसी में सिर्फ कौन सा रिलीज हो रहा है, HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये सिर्फ कब निकल रहे हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने क्या नॉर्मल फीमेल की बात करी है या किसी प्रेग्नेंट फीमेल की बात करी है। इसके अलावा दूसरे हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल,
प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आदि हार्मोन की भी मात्रा प्रेगनेंसी के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, इन हार्मोन के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूणीय वृद्धि, माता की उपापचय क्रियाएं, क्योंकि आप जानते हो थायरोक्सिन क्या करवाता है, उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करता है, तथा प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। आगे चलते हैं हम लोग। अंतररोपण के तुरंत बाद आंतर कोशिका समूह, आंतर कोशिका समूह जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इनर सेल मास, बाह्य त्वचा एक्टोडर्म नामक एक बाहरी स्तर और अंतः त्वचा एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाती है। इस बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच जल्द ही एक मध्य जनन स्तर जिसे क्या कहते हैं, मीजोडर्म। और आप जानती हो कि ह्यूमन जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जनन स्तर उसमें होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और हमारा पूरा का पूरा शरीर इन्हीं 3 परतों से विकसित होता है। ये तीनों ही स्तर वयस्कों के सभी ऊतकों या अंगों का निर्माण करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मतलब हमारी बॉडी में बनी प्रत्येक संरचना इन्हीं 3 जनन स्तरों से बनी होती है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस आंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं जिन्हें स्टेम सेल कहते हैं समाहित होती हैं, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकें। तो ये पॉइंट भी आपको याद करने लायक है। स्टेम सेल्स कोई भी भाग बना सकती हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड या अविभेदित कोशिकाएं होती हैं। प्रेगनेंसी के विभिन्न महीनों में भ्रूणीय परिवर्तन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? आप जानते हैं कि अलग अलग समय अंतराल पर, क्योंकि आप जानते हैं कि टोटल 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है और 9 महीने में अलग अलग समय में धीमे धीमे करके अंगों का विकास होता जाता है। प्रेगनेंसी की अवधि 9 महीने की होती है। क्या आप जानते हैं कुत्ते, हाथी, बिल्लियों में यह अवधि कितने महीनों की है? सबसे ज्यादा जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है हाथियों का, जो लगभग 2 साल के करीब होता है। मानव में 1 महीने की प्रेगनेंसी के बाद, यहां पर ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं बता सकते, जो एनसीईआरटी ने कहा है वो आपको याद रखना है कि पहले महीने में क्या बन रहा है, 7वें हफ्ते में क्या बन रहा है, 8वें में क्या बन रहा है, 3 महीने बाद क्या है, 5 महीने बाद क्या है, कौन सी संरचना कब बन रही है। तो इसको आप एक चार्ट के फॉर्म में बनाएंगे, जो एनसीईआरटी में लिखा है सिर्फ उतना ही। ठीक है, कि प्रेगनेंसी के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित हो जाता है कब? पहले महीने में ही। मतलब हृदय की ध्वनि प्रथम माह में ही सुनाई देने लग जाती है। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। प्रथम माह की बात है। प्रेगनेंसी के दूसरे माह के अंत तक, दूसरा माह का मतलब 2 महीने हो गए, 8 सप्ताह हो गए, भ्रूण के पाद हाथ पैर बनने लग गए, उंगलियां विकसित होने लग गई हैं और 12वें सप्ताह के अंत तक, 12वां सप्ताह मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो पूरा हो गया है। जैसा कि उन्होंने लिखा है पहली तिमाही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब शुरुआती 3 महीने जो है वो पूरे हो चुके हैं। के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। मतलब इसके बाद हम उसे भ्रूण नहीं, अब सही शब्द आएगा, हम उसे गर्भ कहेंगे। जो उदाहरण के लिए पाद और बाह्य जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं गर्भावस्था के 5वें माह में। इसको भी याद रखिएगा। दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता, तो पूछा जा सकता है कि बच्चे में गतिशीलता कब से स्टार्ट हो जाती है? तो 5वें माह से स्टार्ट हो जाती है। सिर पर बालों का उगाना सामान्यतः देखा जा सकता है लगभग 24वें सप्ताह। 24वें सप्ताह के अंतर मतलब दूसरी तिमाही, 6 महीने, 6 मंथ जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। के अंत में पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं, आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियां बन जाती हैं। गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से कैसा हो जाता है? विकसित हो जाता है और वह प्रसव के लिए क्या है? तैयार है। तो अब नेक्स्ट घटना पे चलते हैं, वो क्या है? प्रसव एवं दुग्ध श्रावण। कि प्रसव एवं दुग्ध श्रावण में क्या क्या हो रहा है? मानव में सगर्भता की औसत अवधि कितनी होती है? 9.5। आप 9 ही याद रखेंगे और ज्यादा हो तो आप इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी को
टैली करेंगे, जिसे गर्भावधि या गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्टेशन पीरियड, जिसे गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। प्रेगनेंसी के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचन, विगरस कॉन्ट्रैक्शन, इंग्लिश मीडियम में यही शब्द इस्तेमाल किया है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को क्या शिशु जन्म या प्रसव, पार्चुरेशन कहा जाता है। प्रसव एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी, जरा इस शब्द पे चलते हैं, क्यों ऐसा दिया है? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रसव कराने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रोल है, और ऑक्सीटोसिन को बनाने का कार्य किसका है? ऑक्सीटोसिन को बनाने का कार्य होता है हाइपोथैलेमस का, और हाइपोथैलेमस किसका भाग है? तंत्र का, तंत्र का भाग है, इसलिए शब्द क्या आ गया? तंत्र का। और चूंकि वो हार्मोन निकलता कहां से है? पोस्टीरियर प्यूटिटरी से, और पोस्टीरियर प्यूटिटरी किसका भाग है? एंडोक्राइन सिस्टम का भाग है, इसलिए नाम आ गया अंतःस्रावी। मतलब दोनों शब्द जुड़ गए। तो इस शब्द को आप याद रखिएगा। क्रिया विधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत कौन भेजेगा? भाई जिसे बाहर आना है वही भेजेगा, और बाहर किसे आना है? शिशु को आना है। तो पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के गर्भाशयी संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्ती या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। यह मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन, कहां से? मात्र की पीयूष ग्रंथि, मात्र मतलब मां के, वह ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को क्या करते हैं? सक्रिय बनाती है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी कहां मिलेंगी? मायोमीट्रियम में। इसलिए इस टॉपिक में हम लोगों ने जिक्र क्या करा कि एंडोमीट्रियम का जिक्र आता है मेस्टोसाइकिल में, और मायोमीट्रियम का जिक्र आता है पार्चुरेशन में। और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगता है। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावण को उद्दीपित करता है, और गर्भाशय संकुचन तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता जाता है। मतलब संकुचन और ज्यादा बढ़ते जाते हैं, और वहां पर हम उसे बोलते हैं लेबर पेन। इससे शिशु और मां के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव क्या हो जाता है? संपन्न। और शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल आता है। क्या आप सोचते हैं कि डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन देता है? हाँ, जरूरत पड़ती है कभी कभार, और वो इंजेक्शन भी ऑक्सीटोसिन के ही होते हैं, क्योंकि गर्भाशय में संकुचन कौन करा सकता है? ऑक्सीटोसिन। तो इंजेक्शन भी किसका दिया जाएगा? ऑक्सीटोसिन का। स्त्रियों की स्तन ग्रंथि, जब प्रसव हुआ, बच्चा बाहर आया, नवजात शिशु बाहर आया, अब नवजात शिशु को क्या देना है? पोषण। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा से उसका कनेक्शन हट चुका है, तो पोषण की जरूरत तो रहेगी। तो पोषण कहां से मिलेगा? तो मां के दूध से मिलेगा। जो है स्त्री की स्तन ग्रंथियों में प्रेगनेंसी के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं, जिस चीज का जिक्र एंडोक्राइन सिस्टम में भी होता है, एल्वियोलर ग्रोथ और ट्यूब्यूलर ग्रोथ। कई प्रकार के बदलाव आते हैं, और प्रेगनेंसी के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम लोग लैक्टेशन कहते हैं। यह मां को अपने नवजात शिशु कौन? जो अभी अभी पैदा हुआ है, कि आहार पूर्ति कराने में मदद करता है। दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन या खीस, कोलोस्ट्रम कहते हैं। इस शब्द को डबल अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बच्चों के लिए जरूरी क्यों होता है? क्योंकि इस दुग्ध में क्या पाई जाती है? एंटीबॉडीज पाई जाती है, जिसमें कई प्रकार की एंटीबॉडीज तत्व समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक हैं। इसलिए मां का दूध बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पोषण तो देता ही है, साथ में एंटीबॉडीज की मदद से बच्चे को प्रतिरक्षा तंत्र में भी मदद करता है। यहां पर जाकर हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसका सारांश भी एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने कहा है। कि मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला है, बात सही है ना। लैंगिक जनन के लिए जरूरी है क्या? गैमेटोजेनेसिस हो, गैमेट का फ्यूजन हो।
वाला तथा सजीव प्रजनक जरायुज बीवी है। इसके पुरुष जनन तंत्र में एक जोड़ा वृषण, नर लिंग सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्री। और नर के केस में बाह्य जननेंद्री को हमने क्या बोला था? पेनिस बोला था। शामिल होती हैं। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल जो बोला गया जो है, कितने कक्ष हैं? 250 कक्ष। और प्रत्येक कक्ष में 1 से 3 रखी होती हैं क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और इन्हें वृषण पालिका कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से लेकर 3, ये मिल गया पॉइंट, तक उच्च कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका की भीतरी सतह शुक्राणुजनों और सर्टोली कोशिकाएं वो होती हैं जो विकसित हो रहे शुक्राणु और नर जन्म कोशिकाओं को क्या देती हैं? पोषण देती हैं। शुक्राणुजनों में क्या है? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि सर्टोली कोशिकाएं, इनका कार्य बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। विभाजित होने वाली जन्म कोशिकाओं को क्या देती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर लीडी कोशिकाएं पाई जाती हैं और लीडी कोशिकाओं से क्या निकलता है? वृषण से हार्मोन निकलता है, एंड्रोजन, पुंजन। और एंड्रोजन का एग्जाम्पल क्या है? टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण और श्रावण करती हैं। पुरुष के बाहरी जननेंद्रिय को शिश्न या पेनिस कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं किसकी? स्त्री की। कि स्त्री के जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय और एक योनि तथा बाह्य जननेंद्रिय होती है। और बाह्य जननेंद्रिय को हमने नाम दिया था वल्वा। क्या बोला था उसे? वल्वा। तथा एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां होती हैं। अंडाशय से मादा युग्मक तथा कुछ स्टीरॉयड हार्मोन, जिन्हें अंडाशय हार्मोन भी कहते हैं, पैदा होती हैं। अंडाशय पुटक फॉलिकल्स अपने प्रवर्धन के विभिन्न चरणों में पीठिका मतलब क्या हो गया? स्ट्रोमा में अंतः स्थापित होते हैं। तो जो भी साइकिल चल रही है वो कहां चल रही है? स्ट्रोमा में। वो भी कौन से भाग में? कॉर्टेक्स वाले भाग में। अंडवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि स्त्री की सहायक जनन नलिकाएं हैं। और गर्भाशय की दीवार में 3 स्तर होते हैं। बाहर वाला पेरीमेट्रियम, मध्य वाला मायोमेट्रियम और अंदर वाला क्या होता है? एंडोमेट्रियम होता है। ठीक है। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जगन सेल, मॉन्स प्यूबिस, बृहद भगोष्ठ लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ लेबिया माइनोरा, योनिच्छद हाइमन और भगसिफ क्लाइटोरिस शामिल है। स्त्री की स्तन ग्रंथियां उसकी एक गौण लैंगिक अभिलक्षण है। शुक्राणु जनन के कारण, देखिए गैमेटोजेनेसिस में 2 थे, एक शुक्राणु जनन और एक अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन के कारण शुक्राणु का निर्माण होता है, जो पुरुष लिंग की सहायक नलिकाएं कौन कौन सी? एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, है ना, यूरेथ्रा, वाहित किए जाते हैं। एक सामान्य मानव शुक्राणु में क्या क्या भाग थे? एक हेड था, एक उसमें सर्विक्स था, एक उसमें जो है मध्यखंड मिडिल पीस था और एक पूंछ थी। एक परिपक्व स्त्री युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या? oogenesis कहलाती है। मादा प्राइमेट्स में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, बंदर, कपी और मानव। प्राइमेट्स के जनन चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं। और आर्तव चक्र की शुरुआत स्त्री के लैंगिक रूप से परिपक्व होने के बाद, यानी कि यौवन आरंभ पर। सामान्य उम्र कितनी है? लगभग 11 से 13 वर्ष पर ही होती है। प्रति आर्तव चक्र में अंडोत्सर्ग के दौरान केवल एक अंडाणु मोचित होता है। आर्तव चक्र के दौरान अंडाशय तथा गर्भाशय में दोनों जगह ही चेंज हो रहे हैं। अंडाशय में भी बदलाव आ रहा है और गर्भाशय में भी। चक्रीय परिवर्तन तथा पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से कौन से? FSH और LH, और अंडाशय से कौन से? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर में बदलाव से प्रेरित होता है। मैथुन के अंत में शुक्राणु योनि से स्वयं संकीर्ण पथ तथा तुम्बिका की ओर वाहित होते हैं। और आप जानते हो कि एम्पुला ही वो रीजन है जहां पर निषेचन की घटना होती है। NCERT में ऐसा लिखा है। यहां शुक्राणु अंडाणु का क्या? निषेचन करता है और उसके पश्चात द्विगुणित क्या बनता है? जायगोट बनता है। अंडाणु कैसा? अगुणित। शुक्राणु कैसा? अगुणित। दोनों मिल गए तो क्या बनी? द्विगुणित जायगोट की रचना होती है। शुक्राणु में मौजूद X तथा Y गुणसूत्र के कारण
भ्रूण का लिंग निर्धारण होता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखने लायक है। हालांकि इस पॉइंट का जिक्र जेनेटिक्स अनुवांशिकी में हो जाता है। जायगोट में लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं और जायगोट में होने वाले इन समसूत्री विभाजनों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्लीवेज, जिससे कि कोरक पुटी का निर्माण होता है और यह कोरक पुटी गर्भाशय भित्ति में क्या होती है? अंतःरोपित हो जाती है और गर्भाशय भित्ति में अंतर्रोपित हो जाने की इसी घटना को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। आगे चलें। जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। 9 महीने तक गर्भधारण के पश्चात गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए क्या हो जाता है? तैयार। प्रसव वाली घटना अभी थोड़ी देर पहले ही देखी। शिशु जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है, पार्चुरेशन कहा जाता है, जो एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी है ना, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइनल मैकेनिज्म है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि यहां से हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, जो किसका भाग है? नर्वस सिस्टम का। और कहां से निकल रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। वो किसका भाग है? एंडोक्राइन का। इसलिए न्यूरो एंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है, जिसमें कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन शामिल होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस चीज का भी जिक्र हम लोग कर चुके हैं और ये भी बताया था कि जो नवजात शिशु है उसको पोषण देने का काम यही स्तन ग्रंथियां करेंगी। ठीक है, कहां से? इनमें जो दुग्ध बन रहा है उससे। और पहली बार जो मिल्क बाहर निकल के आता है उसे क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रम या खीस बोला जाता है। शिशु जन्म के बाद इससे दुग्ध स्रावण होता है और जन्म के बाद प्रारंभ के कुछ महीनों तक माता द्वारा नवजात शिशु को दुग्ध पान कराया जाता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलेंगे हम लोग नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।